एएसपी के अध्यक्ष है, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ादी, किसान आंदोलन हुआ और जो पहलवान बेटी थी उनके भी समर्थन में आए, यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया? मुझे नहीं पता कि चंद्रशेखर यहाँ क्यों नहीं आ रहे। चंद्रशेखर जी को पता होगा कि सारा ही मीडिया आके उनके लिए पूछता है कि वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे कि पहलवान बेटियों के लिए, जैसे आपने तो उनको शायद ज़्यादा पता है इस धरने के बारे में, जो वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे पता चल चुका है यहाँ होना कुछ नहीं है। अगर आपको भैया हमें तो नहीं क्या पता। लग रहा है कि अगर यहाँ पर मैं आ गई उनका वोट बैंक कम हो जाएगा? मतलब यहाँ पे क्या दलित नहीं बैठे हैं? अगर यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो वोट बैंक में एक आंदोलन चल रहा है। हाँ, तो मैं जवाब दे रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। अब चंद्रशेखर जी की वीडियो मेरे पास आई है, ये हफ्ता पहले की वीडियो है, जिसमें चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जाते हैं कि चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मुझे तो पता चल चुका है ना कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ नहीं होना। भैया हमें भी बता दो कहाँ से पता चला है, क्या आपका सोर्स है या कितने आप उनके सगे हो, हमें बता दो, हमें तो नहीं पता। मैं बस इतनी ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते या कर सकते तो कम से कम नेगेटिव मत बोलिए, हमारा हौसला। 112 दिन इस धरने को हो गए, तो क्या लग रहा है कि ये धरना अभी छोटा दिखाई दे रहा है सरकार को? ये धरना बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है सरकार को। सरकार इसको इग्नोर करना चाहती है, देखना नहीं चाहती है, और बड़ी बड़ी भांति पता है कि यहाँ कौन बैठे हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं कि जिनके लिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ वोट बैंक है, और उनको पता है कि इनकी मांगें इतनी सच्ची हैं कि अगर एक मनुवादी विचारधारा की औरत को अंदर किया तो ना जाने उसके पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो उस चोर को बचाने के लिए सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं, तो उस चोर को प्रोटेक्ट करो। उस चोर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि सेम एफआईआर रजिस्ट्रार पे भी दिल्ली विश्वविद्यालय के और मेरे ही केस में है। तो एक चोर गया तो दूसरा चोर, वो जाएगी तो दूसरे को नहीं लेके जाएगी। जब बाकी चोर उसका हाथ छोड़ देंगे तो बोलेगी ना ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना है। और आपने ये बात पूछी कि क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, हमारा दम देख लिया था आपने कि जब सच्ची आवाज़ होती है, और नीले झंडे की ये ताकत है कि जब G20 चल रहा था, लॉकडाउन था, तब भी ये धरना लगा हुआ था। तमाम इलेक्शंस हुए, तमाम ऐसी चीज़ें हुई, डराने धमकाने की, पीछा करने की कोशिश की, हज़ारों वीडियोस दे चुके हैं SHO को, तभी भी हम 1 इंच नहीं हिले। तो हम 1 इंच भी हिलेंगे नहीं कभी भी यहाँ से आज। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे। तो इस तरह की जब जातिवादी घटनाएं हो रही है और भी तमाम तरह की घटनाएं होती है, तो कब तक ये भाई वैसे ही बनेगा जैसे आप लोगों के अकाउंट में 15 लाख आया, वैसे ही बनेगा जैसे काला धन वापस आ गया, वैसे ही बनेगा जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ गई, बेटियां बच गई। अमूमन आए दिन शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, और इतनी वाहियात इनकी सरकार में बैठी हुई मंद बुद्धि महिलाएं जो ये कहती हैं कि मेंस्ट्रुअल रेप पे लीव नहीं मिलनी चाहिए, कोई वो हैंडीकैप थोड़ी है। इस तरीके की गंद दिमाग में रखने वाली महिलाएं जो टारगेट से आई हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको फ़र्क नहीं पड़ता हमसे। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपना प्रतिनिधित्व, अपनी सरकार खुद की लाओ, खुद का ढूंढो, वो लोग जो आपका भला करे। और मैं अभी अमूमन अगला सवाल आप मुझसे ये करोगे कि मैडम जब BSP को लोग वोट दे रहे हैं तो वो हार रही है, वो अच्छा काम नहीं कर रही, तो ASP का आपने देख लिया, उसके बाद विकल्प बचा कौन? भारत की बड़ी पार्टी हैं तो यही है, जिसको आप सरकार है तो उसको B टीम बोलते हैं, कांग्रेस है तो उसने तो इतने साल शोषण किया, अब बचा कौन? तो मेरा ये कहना है, अगर आप एक क्रिटिकल माइंडसेट से सोचोगे, पॉलिटिक्स अगर आप थोड़ी भी समझते हो, तो जब आपको बड़े दुश्मन को हराना होता है ना, तो सभी छोटे छोटे दुश्मनों से दोस्ती करनी होती है। तो आप जितने भी लेसर एनिमी है ना, जिसे कम खतरा है, उन सबसे पहले दोस्ती कर लो, एक फ्रंट तैयार कर लो, तभी तो बड़ा दुश्मन हारेगा ना जी। वरना तो ऐसे ही है बस बकवास, वरना नेपोटिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, और हम स्वार्थ की राजनीति दूसरे कर रहे हैं तो अपने भी कर रहे हैं। आप आज अगर एक ब्राह्मण अगर आपके साथ यहाँ आके बैठेगा और बाबा साहेब की बात करेगा और प्रोग्रेसिव होगा और समाज में कहेगा कि जाति नहीं होनी चाहिए, और आपके साथ थाली में खा रहा है, आपको उससे खतरा नहीं है। आपको ज़्यादा खतरा उससे है जो आप ही के समाज का जाके हाफ चड्डी पहन रहा है, उनकी गैंग में बैठा है, वो आपका पत्ता काट रहा है, वो आपका कांड कर रहा है। आपको ज़्यादा खतरा उस मनुवादी से जो उस जाति, आपकी जाति का होने के बावजूद वहाँ जाके माथे टेक रहा है। तो ये डिफरेंस समझने की ज़रूरत है हमें। आज हमें दूसरे को गाली देने की बजाय आज अपनों को गाली देने की ज़रूरत है। आपके 131 MLA MP बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता यहाँ पे बेटी बैठी है उनकी सड़क पे इतने देर से? क्या उनको नहीं दिख रहा कि मनीषा वाल्मीकि का रेप कितना क्रूर था? सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के जवाब कौन देगा? इन सारी चीज़ों पे हम कब सोचेंगे? अगर इन सारी चीज़ों पे सोचना है, इन सारी चीज़ों पे कुछ करना है, तो सड़क पे आना पड़ेगा। AC के कमरों में बैठने से सोल्यूशन नहीं मिलते। एक दिन जंतर मंतर पे रैली करने से संविधान नहीं बचता।
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बड़े बड़े बुक करने से आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, बुद्धिजीवियों को बुलाया, हमने ये किया है, हम संविधान बचाएंगे, हम ईवीएम के खिलाफ ये करेंगे, नहीं, सब बकवास है। आप कहते हो जी हमने ये मोर्चा करना है, हमने ये करना है, हमें जनता फंड दे। इस मोर्चे पे देख लो हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, तो क्या नहीं चल रहा 111 दिन से? अगर हम किसी को, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम बोलते हैं हमें खाना ला दो, हमें ये ला दो, पहले दिन से ये हमारे नाहरपुर वाले बैठे हैं, पैन करो कैमरा, पता चले पहले दिन से हमें खाना देते हैं ला के। ये ऐसे समाज के लोग होते हैं जो सब कुछ समाज इस जगह पे जहाँ बैठे हो, इस प्रांगण में एक एक चीज़ समाज की दी हुई है। तो हमने जो युवा ने यहाँ से ये सीखा है और ये समझा है कि समाज एक है, समाज के नेता एक नहीं है, और नेताओं के निजी स्वार्थ, नेताओं का बेटा ही नेता बनेगा, समाज का कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो नेताओं के निजी स्वार्थ है उनकी वजह से हम धक्के खा रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, उनके बच्चे घूमेंगे एसी की गाड़ियों में, उनके हो जाएंगे एडमिशन पैसे से, हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ जो हो रहा है, आज हम उन्हें क्यों कोसना चाहते हैं अपने नेताओं को? इसलिए उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी की वजह से हमारी ये हालत है, अगर तुम हमारे साथ सड़कों पे आ जाओ तो हमारा हाल अच्छा हो जाए। अब कल मुझे किसी मीडिया वाले ने ये सवाल पूछा कि मैडम क्या आपने उनको अप्रोच किया, क्या आप बीएसपी को अप्रोच किए, क्या आप जो दूसरा नेता उनको अप्रोच करें? भाई हमारी औकात ही नहीं हम वहाँ तक पहुँच सके, इतना प्रोटोकॉल है, कैसे जाना है हमें प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे किसी को जाके मिला जाए। जो हमारे समाज के नेता बता रही हूँ, दूसरे तो आप फिर मिल सकते हो, वो तो फिर आप काम करे ना करे फिर सुन लेगा। अपने समाज के नेता का तो प्रोटोकॉल ही नहीं हमें पता कि कैसे 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 जाके मिलना है। अब मनोज झा जी हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, आए ना, दर्द था दिल में, उन्होंने ऑनलाइन देखा, उन्होंने किसी को मैसेज किया कि बेटी को बोल दो कि घबराए नहीं, डरना नहीं, हटना नहीं है, मैं साथ हूँ, बस मेरी मदर का कोई कैंसर का उनका ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने कहा जैसे ही वो होता मैं आऊँगा। आए, जिग्नेश मेवानी जी आए, पंजाब से चल के सिमरनजीत सिंह मान जी आए, एमपी साहब, जितने लोगों को, जो भी इस्टेब्लिश पर्सनालिटीज़ हैं जिनको समझ में आ रहा है, लोग आ रहे हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? इसीलिए भाई जब पता है ना संसद सुन रही ना कोर्ट सुन रहा, तो सड़क ही तो आपकी ताकत है ना, तो सड़क से लड़ाई संसद तक लेके जाओ, संसद से रिवर्स नहीं आएगा। क्योंकि मनोज झा जी सांसद हैं राज्यसभा के, कल क्या कह के गए कि संसद से कुछ नहीं मिलेगा अब आपको, संसद बीमार हो गई है, संसद खत्म, तो आपको जो मिलेगा कुछ भी वो सड़क देगा। लोहिया जी ने कहा था जब संसद आवारा हो जाती है सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो जिसको देश बचाना है, जिसको अपना संविधान बचाना है, उसको सड़क पे आना होगा, दैट्स इट। तो लगातार आप बहुजन की आवाज़ उठाते रहते हैं और इस तरह के जो जातिवाद फैल रहा है उसको जागरूक कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश की जो बेटियां हैं? मैं तो यही कहूँगी भैया, घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना, लड़ना है। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं किसी को भी जानती हूँ, लेकिन इनके दिल में दर्द है, इनको पता है कि यार हमारी बेटी वहाँ पे बैठी है, कोई मेरा खून का रिश्ता तो है नहीं, लेकिन आप जब लड़ने के लिए निकलोगे तभी तो लोग आएंगे ना जी। अगर आप मैं भी एक एग्जांपल सेट कर दूं, हाय नौकरी चलेगी, 1,10,000 1,00,000 1,00,000 रुपए आ जाते थे महीने के, मुझे क्या करना है, मुझे तो आराम से पैसा मिल रहा है, बैठ के खाती हूँ, तो काम खत्म हो जाता ना। अभी भी जो नौकरी का ऑफ़र मुझे नहीं, मेरे वकील तक को ऑफ़र आ रही हैं कि डॉक्टर को नौकरी किसी भी कॉलेज में हम दिला देंगे, तो मेरे वकील को बिक जाना चाहिए था, मुझे बिक जाना चाहिए था अभी तक तो। लेकिन अगर एक बार समझौता करोगे तो पूरा समाज समझौता करेगा। ये लड़ाई नौकरी की है ही नहीं अब, ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई भागीदारी की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई अपने अस्तित्व की है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये लड़ाई उन जिन अम्बेडकरवादियों को जय भीम कहने पे, जब 2009 में 19 में हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में रोस्टर का आंदोलन किया था, 13 पॉइंट रोस्टर आ गया था, सारे दलित आदिवासियों की नौकरी छीनने का पूरा प्लानिंग हो गई थी। 1.5 दिन के अंदर अध्यादेश आ गया सरकार का, 1.5 दिन के अंदर हमारी संख्या बल और ताकत इतनी थी, इतने हमने ये आंदोलन लीड किया था। वो हम इनकी आंखों में इसलिए आए, हम समाज के लिए लड़े, हम भी चाहते हैं हाफ चड्डी उन गैंग में शामिल हो जाते और हम भी आराम से खाते, मैं भी लग जाती, 1-2 अपने रिश्तेदार को भी लगा देती, 3-4 लाख घर पे आ जाता आराम से। लेकिन वो अगर करना होता तो सबसे पहले ये रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर चुनते, और अगर उन्होंने नहीं चुना, हमने अम्बेडकर को नहीं माना, अम्बेडकर की भी मानी है। अम्बेडकर की मानना मतलब जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने किया वैसा संघर्ष आपको करना पड़ेगा अपनी पीढ़ियों के लिए। तो ये हमारी कलेक्टिव फाइट है, सांझी फाइट है। और जो मेरे साथी लक्ष्मण यादव के साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ, मैं सबसे पहली थी जिसको शिकार किया। फिर उसके बाद रतनलाल साहब की प्रमोशन रुक दी, वो परमानेंट है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है। उसके बाद अब साथी लक्ष्मण के साथ ऐसा किया। ऐसा कम से कम, अगर मैं दलित आदिवासियों की बात करूं, कम से कम 500 से ऊपर नंबर है जिनके साथ ये हुआ है। कहाँ है भाई? तो हम भी वैसा कर लें, नहीं बोले, क्योंकि संगियों ने लालच दिया कि चुप 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 मुँह नहीं खोलना, कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। यही काम हम भी करें भाई, हमने ना सीखा, हमसे नहीं होता।
हम तो चिल्लाएंगे, गला फाड़ेंगे, भूखे भी रहेंगे, ठंड में भी रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने बाबा साहब का सर झुकने नहीं देंगे। मैं आपको ये बता रही थी कि 2019 में जब हमने आंदोलन किया तो तब हम जय भीम करने लगे। अब इन नारंगी संतरों को लगा कि ये क्या जय भीम, हम पे हंसते थे ये लोग, इनको बड़ी दिक्कत होती थी हमारे जय भीम बोलने पे, संविधान को बचाने की बात करने पे। और आज ये ताकत है हमारे प्रोटेस्ट की कि आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो हमने कवर कर ली है, और बिल्कुल मेन फोकस कैंपस के गेट पे आप देखो बाबा साहब की 10x8 की प्रतिमा हमने लगाई है, पीछे संविधान आगे प्रतिमा। ये ताकत है नीले झंडे की। ये सीखना पड़ेगा आपको, अगर लड़ना पड़ेगा। आपको किसी के बैनर के नीचे नहीं जाना, आपको नहीं जाना कांग्रेस के, आपके, ये लेफ्ट के बैनर के नीचे। आपको अपना अस्तित्व खुद बनाना है। ताकत है नीले झंडे की, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे कोई अन्य संगठन आए होते, लीड कर रहे होते, तो अभी तक दलाली करके कब का ही आंदोलन खत्म हो चुका होता। और मेरे जैसी, ये तो मैं हूँ, कोई बेचारी भोली या मैं कहूँ बेवकूफ़ बैठी होती तो वो तो बातों में आ जाती कि हाँ ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, चलो जी इन्होंने कहा मोर्चा उठाओ तो उठा लिया। अब हमारे साथ क्या है, ना तो कोई डर, ना धमकी डरा सकती है, ना तो कोई करेंसी ऐसी बनी जो खरीद सकती है। तो कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है यहाँ। इसीलिए ये मोर्चा हमारी जीत है। 112 दिन आज हो गए, वैसा ही है। मेरे अंदर भी सेहत ऊपर नीचे हो सकती है, जाहिर सी बात है, मौसम का असर रहता है, लेकिन जैसे हम पहले थे हमारे हौसले वैसे ही आज भी हैं। और अगर 3 डिजिट है, 4 डिजिट भी हो जाए इस धरने को, तब भी ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा, ऐसा ही रहेगा ये, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान ने हमें दिया है। और संविधान के थ्रू हम अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएंगे। कि जो बच्चे आज हमें यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमारे समाज के, उनको समझ में आ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, और डरना नहीं, लड़ना है, मरना नहीं। एक सवाल और भी लगातार उठ रहा है, जो एएसपी के अध्यक्ष है, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी किसान आंदोलन हुआ और जो पहलवान बेटी थी उनके भी समर्थन में यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया? मुझे सारा ही मीडिया आके उनके लिए पूछता है कि वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कि पहलवान बेटियों के लिए, जैसे आपने पूछा आके। तो ये इस चीज़ का जवाब, अब अगर मैं उनकी उसमें हूँ लिस्ट में कि मेरा आना जाना है, उनके पास जाना है, मैं मिलूँ, या मैं कोई उनकी पार्टी से हूँ या उनके संगठन से, तो मुझे पता होगी अच्छा इनकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं बता सकूँ। मुझे पता ही नहीं ना, मैं बताया ना, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू अस, तो मुझे पता ही नहीं है रीज़न क्या है। तो आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, जाएं पूछे क्या रीज़न है। नहीं, वे तो लगातार कहते हैं कि जो बहुजन बेटी है, जो भी अत्याचार होता है बहुजन पर, हम वहाँ पर उपस्थित होंगे, तो क्या कारण बनना है? पता नहीं भाई, मैंने जो भी 3 दिन पहले एक वीडियो सुनी, सुना देती हूँ आपको, वो वीडियो आप देख लो। अगर आप उस वीडियो में से कुछ समझ सको तो उनको शायद ज़्यादा पता है इस धरने के बारे में। जो वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे पता चल चुका है, यहाँ होना कुछ नहीं है। अगर आपको भैया, हमें तो नहीं क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पर मैं आ गई, उनका वोट बैंक कम हो जाएगा? मतलब यहाँ पे क्या दलित नहीं बैठे हैं? अगर यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो वोट बैंक कम हो जाएगा? तो और क्या वजह है? बहुत सारे पत्रकार, दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है। हाँ, तो मैं जवाब दे रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। अब चंद्रशेखर जी की वीडियो मेरे पास आई है, ये हफ्ता पहले की वीडियो है, जिसमें चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जाते हैं कि चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मुझे तो पता चल चुका है ना कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ नहीं होना। भैया हमें भी बता दो कहाँ से पता चला है, क्या आपका सोर्स है या कितने आप उनके सगे हो, हमें बता दो, हमें तो नहीं पता। मैं बस इतनी ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते या कर सकते तो कम से कम नेगेटिव मत बोलिए, हमारा हौसला कम मत कीजिए, क्योंकि ये इतिहास में अभी तक नहीं हुआ मेरी नज़र में कि एक दलित महिला ने 112 दिन तक अपने दम पे आंदोलन खींचा और चलाया हो और 1 इंच भी उसका हौसला डगमगाया ना हो। तो आई गिव माई सेल्फ कुडोज, मैं शाबाशी देती हूँ कि हर महिला को ऐसे बनना है। वो ज़माना गया कि जब हमें फूल कहा जाता था। मैं बार बार कहती हूँ फूल नहीं, वक्त आने पे हम फूलन है। हमें जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसी हमारी मनोस्थिति होगी। तो आज मनोस्थिति ऐसी है कि लक्ष्य सामने है कि मरना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। तो डॉक्टर रितु सिंह बैठी है, जब तक दम है तब तक लड़ेगी। तो ये मेरा उनके प्रति जवाब है। आप बाकी उनसे पूछिए वो क्यों नहीं आते। धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत।